इस ओजस्विता के स्वर के बाद जिनको आमंत्रित करना चाहता हूँ, आज से मैं की फुलझड़ियों की तरफ ले चलता हूँ आपको। व्यंग के बहुत बड़े कवि होते हैं भाई वेद प्रकाश वेद, नोएडा में रहते हैं। मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूँ। पति पत्नी में तो बड़े ऐसे डायलॉग निकल के आते हैं। पत्नी ने पति से लड़ते हुए कहा कि देखो जी, अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो भगवान तुम्हें अभी उठा ले, और मैं झूठ बोल रही हूँ तो मुझे विधवा कर दे। पति को बाद में समझ आएगा, बेटा मामला तो तेरा ही साफ होना है। तो बहुत सारे विषय हो सकते हैं। आपकी तालियां इस बैंड का मुकाबला करें एक बार। आप सभी को नमन करता हूँ, मंच को नमन करता हूँ। और मुझे ऐसे समय पर मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं है, मेरा ऐसी पार्टियों से ही मतलब है। क्योंकि राजनीतिक पार्टियों से मतलब होने का अर्थ नहीं है। आपको पता होगा कश्मीर में भाजपा के साथ, महबूबा के साथ भाजपा ने सरकार बनाई, वो हट गए। फिर कांग्रेस तैयार हो गई थी, वो तो विधानसभा भंग हो गई, वरना तो कांग्रेस की सरकार बन जाती। तो मैंने दो पंक्तियां कही आराम ले आया। पहले भाजपा पीढ़ी की, फिर कांग्रेस पीढ़ी की, क्या रखा है चिंतन में, वैष्णो बेटा पीढ़ी की। देखो, मुझे आपके सामने अतिरिक्त जरूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि ये बैंड बज रहा है, और कोई बात नहीं है। आपकी तालियां बहुत जरूरी है किसी भी अच्छी बात को पकड़ने के लिए। ऐसे भी अच्छे श्रोता वही होते हैं जो बात को एक ही बार में समझ लेते। मुझे ध्यान है, रजनीकांत ने एक बार एक बच्चे को डांट दिया था, खबरदार जो कभी बोले। बच्चा प्रधानमंत्री बन गया पर 10 साल तक नहीं बोला। अच्छा, इसलिए भाजपा वालों को भी खुश होने की जरूरत नहीं है। रजनीकांत ने एक और बच्चे को डांट दिया था, खबरदार जो किसी की बात सुनी, 8वां साल से भी चल रहा है। तो आप विशुद्ध आनंद लें। हमारे मंच के आदरणीय सुरेंद्र जी बैठे हुए हैं, वो हम पत्नियों के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ऐसे परिवार से आते हैं, और ये मैं आपको बताऊं, हमारे देश में जोड़ों के दर्द के सबसे बड़े वेद हैं। मैं ये घुटने उठनों की बात नहीं कर रहा, शादीशुदा जोड़ों की बात कर रहा हूं। दो पंक्तियों से शुरुआत करता हूं भाई, और छोटी सी कविता से शुरुआत करता हूं। मंदिर में शानदार काव्य पाठ किया, इतनी लंबी कविताएं पढ़ी। हम हास्य रस के कवि, हमें लंबी कविताओं की जरूरत नहीं पड़ती, दो पंक्तियों में काम होता है। अब की बार मामला सारा आर पार कर देंगे, लाहौर कराची तक दिल्ली एनसीआर कर देंगे। क्या बात। हाँ, तो इतनी लंबी कविता की जरूरत क्या है जब आराम से काम हो रहा है। भाई ने क्या जोश दिखाया था शुरू में, आके शानदार काव्य पाठ किया था, आपने भी उतना ही प्यार किया था। शादी से पहले मैं भी इतनी तेज बोलता था। ऐसा कुछ नहीं है। वो एक आदमी हवाई जहाज में चढ़ रहा था, तो भी उसके कानों में आकाशवाणी हुई, इस हवाई जहाज में मत चढ़ना, ये क्रैश हो जाएगा। वो डर गया, रेल में चढ़ने लगा, फिर आकाशवाणी हुई, इस रेल में मत चढ़ना, ये पटरी से उतर जाएगी। वो फिर डर गया, बस में चढ़ने लगा, फिर आवाज आई, इस बस में मत चढ़ना, इसका एक्सीडेंट हो जाएगा। उसने ऊपर की तरफ देखा और पूछा, वे की चीज क्या है जो मुझे बार बार टोक रही है।
ऊपर से फिर आवाज आई, मैं एक रूहानी ताकत हूं जो हर हाल में तुम्हारी रक्षा करना चाहती हूँ। उसने फौरन कहा, तो रूहानी ताकत तो उस दिन कहाँ मर गई थी जिस दिन मैं घोड़ी में चढ़ रहा था। अच्छे ये स्थिति होती है मित्रों पति पत्नियों के बीच में। मेरा तो एक दोस्त है, बेचारा पति है, पिछले दिनों बहुत परेशान था, मेरे पास आया, बोला वेद भाई क्या करूं, पत्नी आजकल मेकअप पर इतना खर्चा कर रही है कि उसके मेकअप का खर्चा बर्दाश्त नहीं होता। तो मैंने तो पत्नी को मेकअप का खर्चा मत दिया कर। बोला फिर बिना मेकअप के पत्नी बर्दाश्त नहीं होती। टेंशन एक थोड़ी है जी, और मेरे साथ ये दिक्कतें नहीं आती, लंबा टाइम हो गया शादी को, लेकिन इतने लंबे टाइम के बाद भी मुझे अपनी पत्नी को इस कोरोना काल में नए सिरे से जानने का मौका मिला। क्या बात है। क्योंकि हम कभी बाहर रहते हैं, पहली बार इतने लंबे टाइम तक घर में रहने लग पड़ा। वो इतनी खतरनाक नहीं थी जितनी मैं समझता था, उससे ज्यादा। अच्छे वो मैं क्या बताऊं प्रताप भाई, अभी तो करवा चौथ गया, छल्ली मंगा ली, वो फिर एक सेशन हुआ, मोदी सेशन, मतलब फोटो सेशन। अच्छे उसका मुंह देखा, मेरा देखा, चांद का मतलब, फिर मेरे हाथ में छल्ली थमा दी। मैंने कहा मैं क्या करूं इसका, बोले रसोई में जाओ और छानो। स्थिति ये हो गई, मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा जो दुख दिया इन दिनों वो प्रियंका गांधी की वजह से आया। सच्ची बात, एकदम सही बात है ये। उसने भी नारा दिया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं, उसी दिन से घर में लड़ाई है। 3 बार लड़ती है। अरे मांगी बाबा मान लिया तू लड़की ही है, क्या करूं? तो मुझसे आके बोली, क्योंकि मैं तुम्हारे सपनों में आती हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं तो हनुमान चालीसा पढ़ के सोता हूँ, मैं तो ये डंडा पालता ही नहीं। अच्छा कई बार क्या होता है कि जो नहीं होना चाहिए वो हो जाता है। कभी पति पत्नी में झगड़ा हो जाए, तू मैं हो जाए, वो तो एक अलग बात है, पर हाथापाई नहीं होनी चाहिए। गलती हो जाती है, और हमारे हिंदुस्तान में तो लगभग रोज ही हो जाती है। वो एक आदमी ने गलती से अपनी पत्नी पर हाथ छोड़ दिया, गलत बात नहीं छोड़ना चाहिए भाई, बहनों को बराबरी का हक है, और गलती हो गई, उसे पुलिस ने फोन कर दिया, अदालत में केस चला। तो वकील ने कहा कि जज साहब, जो आदमी अपनी घरवाली के ऊपर हाथ छोड़ सकता हो, उसके साथ किसी तरह की हमदर्दी नहीं बरती जा सकती। तो वो आदमी कटघरे में से खुद ही बोल पड़ा, बोला जो आदमी अपनी पत्नी पे हाथ छोड़ने की हिम्मत रखता हो ना, उसे इन तुच्छ हमदर्दियों की जरूरत नहीं है। अच्छा ये ऐसे रिश्ते हैं साहब, पति पत्नी का तलाक भी हो जाए तो ये रिश्ते टूटते नहीं। मेरा मतलब है पीछा नहीं छूटता। वो एक आदमी का तलाक हो गया तो उसने कहा भाई देख, अब तेरा मेरा तलाक हो गया है, अब तेरे मेरे बीच में कोई रिश्ता है नहीं। तो उसकी घरवाली बोली, ऐसा मत कहो सलीम के अब्बा, रिश्ते में हम अभी भी फुफेरे भाई बहन हैं। तालियां मेरे लिए बजाओ या मैं बोलूंगा कभी बजाओगे। मतलब जितने भी कवि आए आपने देखा, दोनों हाथ उठा के तालियां बजाओ। अरे मैं तो सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, टीचर उठाता था दोनों हाथ। हम तो वहां की ट्रेनिंग नहीं हुआ है भाई, क्या करें। तो मैं तो बारीक बारीक बात करता हूँ, हास्य की बात करता हूँ, दर्द की बात इसलिए नहीं करता हूँ भाई साहब, क्योंकि कोई कहने का फायदा है नहीं, अपने लोग मजे लेने लगते हैं। सच बता रहा हूँ मैं, वो रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की परेशानी में सिर खुजा रहा था,
तो उसके दोस्त ने मजे ले लिए, बोला अब सर में भी रूसी हो गई क्या? तो क्या फायदा भैया ऐसे पंगे लेने से। अच्छा, अभी तो योगी जी की सरकार बनी थी पहले, उन्होंने आके बड़े बड़े परिवर्तन कर दिए उत्तर प्रदेश में। वो एंटी रोमियो स्क्वाड चला दी, बूचड़ खाने बंद कर दिए। बारीक बात करूंगा, पकड़ेंगे तो आपको आनंद आ जाएगा। एंटी रोमियो स्क्वाड चला दी, बूचड़ खाने बंद कर दिए। तब मैंने कहा कि योगी के आने के बाद उत्तर प्रदेश में चिकन के नाम पर बस कुर्ते ही कुर्ते रह गए। देखो, बात आपने पकड़े तो मुझे आपका समर्थन पूरा चाहिए। वो एक आदमी पहुंच गया रेस्टोरेंट में, बोला चिकन में क्या है, कई दिन से कुछ बना नहीं। मैनेजर झल्ला आया हुआ कहने लगा कुर्ते लाऊं, खाएगा? उसने कहा मेरा मतलब है आप मुर्गे नहीं बनाते। मैनेजर बोला मुर्गे आजकल यहाँ रेस्टोरेंट में नहीं, वो लड़कियों के स्कूल के बाहर और पार्कों के बाहर एंटी रोमियो स्क्वाड वाले बनाते हैं। अच्छा, कांग्रेस के इतने बुरे दिन कभी नहीं आए। फिर वाली बात देखना, कांग्रेस के इतने बुरे दिन कभी नहीं आए कि ज्योतिषियों तक अपने हाथ देखना छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश का बड़ा परिवार आदरणीय मुलायम जी तो अब हमारे बीच में रहे नहीं, और मैं उनके जब वो जीवित थे तब की एक बात बता रहा हूँ पिछले इलेक्शन की। तो पिछले इलेक्शन की इसलिए मैं बता सकता हूँ, उत्तर प्रदेश का बड़ा परिवार, जब इलेक्शन हुआ तो परिवार में फूट पड़ गई, आपको पता होगा। उससे पहले उन्होंने आगरा से लखनऊ तक एक्सप्रेस वे बनवाया। शुरुआत में उसमें मिराज और सुखोई विमान सड़क पर उतारे। तब मैंने एक बात कही, परिवार में फूट पड़ी तो, कि मैंने कहा जिनके इशारों पर मिराज और सुखोई सड़क पर उतर आते थे, समय खराब आया तो वो खुद एक साइकिल के लिए सड़क पर आ गए। और आदरणीय मुलायम जी से मैं माफी मांगते हुए, क्योंकि घटना बहुत पुरानी है इसलिए कह रहा हूं, मुलायम जी बहुत कोई भी बुजुर्ग आदमी परेशान होगा अपनी परेशानियों को देखकर, बहुत परेशान थे ये फूट को देखकर। बोले मेरी समझ में नहीं आ रहा, कोई मेरी बात क्यों नहीं समझता, मेरी समझ में नहीं आ रहा, कोई मेरी बात क्यों नहीं समझता। एक आदमी ने कहा कि नेताजी आप अपनी बात रिकॉर्ड करो, खुद सुनो और समझ के दिखाओ। वो तो नोटबंदी हुई, मोदी जी ने गोवा में जाकर भाषण दिया, मैं कुर्सी के लिए पैदा नहीं हुआ। मैं तो उसी दिन समझ गया था जी कि मोदी जी कुर्सी के लिए नहीं, कुर्की के लिए पैदा हुए। नोटबंदी कर दी, 2000 का नोट चला दिया। लोगों ने कहा ये कैसा नोट है, जैसे चूरन का नोट हो। मैंने इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, 2000 का नोट खानदान का सबसे बड़ा नोट है, और खानदान में कोई सबसे बड़ा होता है तो मोदी जी से चूरन नहीं बना देते। भरोसा ना हो तो आडवाणी जी तो देख लो। लीजिए एक कविता मैं सुना देता हूँ, सबके समय का और काम का ध्यान रखते हुए। अभी तो पीछे दशहरा पर रावण दिल्ली आया, भाई सच्ची बात बता रहा हूं मैं, कसम इंडिया टीवी की एकदम सही बात है। हाँ तो उसका क्या हाल हुआ, किस संगत में फंस गया, क्योंकि कई बार आदमी गलत संगत में भी फंस जाता है। वो मुझे तो ध्यान है, एक आदमी बहुत ज्यादा पीकर गिरता पड़ता हुआ घर पहुंचा। अगले दिन पत्नी ने पूछ लिया कल कहां से इतनी पीकर आया था, कहने लगा कुछ नहीं, कल मैं गलत संगत में फंस गया। पत्नी ने कहा किनके साथ बैठ लिया, बोला हम 4 दोस्त थे, 1 बोतल थी, 3 पीते नहीं थे। भाई आपकी तालियां कमजोर पड़ रही है, तो आदमी ऐसी संगत में भी फंस जाता है। वो बच्चों का एक चैनल आता है, वो देखा है आपने? मैं तो एक ऐसे आदमी को जानता हूं जो उसको भी पियो और जियो पढ़ता था। वो प्रताप भाई साहब 4 एकड़
मुर्दे को कब्रिस्तान में ले जा रहे थे, तो एक का पांव एक कब्र के ऊपर पड़ गया, दूसरे ने टोक दिया, बोला अरे देख के चल नीचे मुर्दा है। पहले वाला बोला फिर ऊपर भी हमने कौन सा वर्ल्ड कप उठा रखा है। अच्छा, आप कितनी भलाई का काम कर लो, अगर आपके भाग्य में बुराई मिलनी लिखी है तो मिल जाएगी, आप बच नहीं सकते। इतना बढ़िया मोदी जी ने काम किया, जितने भी हाईवे थे सबसे शराब की दुकानें हटा दी, ठेके 500 मीटर 1 किलोमीटर अंदर कर दिए, और मुकद्दर में बुराई मिलनी लिखी थी तो मिल गई, नहीं बच सके। वो एक लुगाई, बारीक बात करूंगा, पकड़नी आपको पड़ेगी। एक लुगाई बैठे बैठे मोदी जी को कोस रही थी, अरे मोदी तूने ये क्या कर दिया, अरे मोदी तूने ये क्या कर दिया। पहले अच्छा खासा बाहर सड़क पर ही पड़ा मिल जाता था, मोदी जी ने तो अभी बहुत बड़ा मंत्र दिया आत्मनिर्भरता का। मुझे तो पता नहीं हम कितने आत्मनिर्भर हुए नहीं हुए, पर लड़कियां जरूर हो गई। वो एक लड़की अपनी सहेली से बात कर रही थी कि बहन, मेरे पति की आधी से ज्यादा जिंदगी तो यही बात सुनने में निकल जाएगी कि तुम्हारी पत्नी बड़ी खूबसूरत है। दो दोस्त आ रहे थे हाईवे से, बढ़िया स्पीड बनी हुई थी, बढ़िया मौसम था, बहुत बढ़िया मौसम था। एक बोला यार ऐसे में दो घूंट लग जाए तो मजा आ जाए। दूसरे ने कहा देखिए हाईवे है, दुकानें 1.5 किलोमीटर अंदर चलेगी, 500 मीटर, अब कौन अंदर जाएगा, कौन बाहर आएगा, चलते हैं, बढ़िया मौसम बना हुआ है। तो पीने वालों की अपनी बात होती है, अपने बहाने होते हैं। तो पहले वाला बोला यार एक बार अंदर जाना ही तो है, फिर तो वहीं से हाईवे शुरू। तो लीजिए रावण की दिल्ली यात्रा, लोग ऐसी बात कर रहे हैं, हमारे नेता आजकल रावण को भी बात कर रहे हैं। ये बात उड़ते उड़ते रावण तक पहुंची तो रावण बौखला गया, अपने से भी बड़े राक्षसों के दर्शन करने वो लंकापति, वो दशानन, आनंद फानन में सीधा दिल्ली आ गए। अपने से भी बड़े महारथियों के दर्शन करने वो लंकापति, वो दशानन, आनंद फानन में सीधा दिल्ली आ गया। स्टेशन से बाहर आते आते घटना घट चुकी थी, ओला करने के पैसे भी नहीं बचे थे, अगले की जेब कट चुकी थी। निराश, मायूस, लंकेश, चेहरे पे उदासी, मन में क्लेश, ये वो मुझसे टकराया। बोला भाई साहब, आप भारतीयों के हाथ जोड़ते हैं, आपकी तरक्की देखकर तो हम भी शर्मा गए। त्रेता में नाक काटने से चले थे, कलयुग में जेब काटने पर आ गए। त्रेता में नाक काटने से चले थे, कलयुग में जेब काटने पर आ गए। वो तो भला हो मंदोदरी का 100 का नोट अलग से अंटी में फंसा दिया था, वरना खाने के भी पैसे नहीं बचते, मुझे तो मरवा दिया था। मुझे क्या पता था सीता को चुराकर राम का दिल दुखाने के मुझे ये फल भोगने पड़ेंगे कि मैं फलों को तरफ जाऊंगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा इन 100 रुपए में मैं भला क्या खाना खाऊंगा। मैंने कहा राम को क्यों इल्जाम दे रहे हैं, राम को सताने वाले तो मजे ले रहे हैं। और अगली पंक्ति आप तक पहुंचे तो पीछे एक श्रोता तक मुझे तालियों से समर्थन चाहिए। मैंने कहा राम को क्यों इल्जाम दे रहे हैं, राम को सताने वाले तो मजे ले रहे हैं। वो त्रेता होगा जहां राम को सताने पर मातम तुलसी मिलती है। ये कलयुग है रावण डार्लिंग, यहाँ राम को सताओगे तो खुशी मिलेगी। बहुत अच्छा है भाई वेद जी, वाह 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 वाह। और रही बात खाना खाने की, तो चिंता मत कर, सामने ढाबे में 70-80 रुपए में बहुत बढ़िया थाली मिल जाएगी, तेरी तबीयत खिल जाएगी। जा, मैं इंतजार कर रहा हूँ, तू खा कर आ। रावण ढाबे में गया,
और जब बाहर आया तो अगले के कपड़े और मुंह दोनों उतरे हुए थे। मैंने कहा क्यों रावण कपड़े क्यों उतार लिए? बोला उतार लीजिए, ढाबे वाले ने उतरवा लिए। मैंने कहा तुम्हारे पास तो 100 रुपए का नोट था। सुनते ही रावण रुआसा हो गया और किसी तरह अपने आंसू रोक लिए। कहने लगा मैं क्या करता, अगले ने 70 रुपए पर हेड के हिसाब से 700 ठोक दिए। बहुत अच्छा बेटी बाबा। और अब मुझे कोई गिला नहीं है, अब मैं यही सोचकर नहीं रोता कि जिन नेताओं के दर्शन करने के चक्कर में मेरा ये हाल हो गया, अगर सच में उनके दर्शन हो गए होते तो मेरा क्या हाल होता, तो मेरा क्या हाल होता। अंत में 1 मिनट और आपका चाहता हूँ बस। आजकल तो दिल्ली में जैसा माहौल आप देख रहे हैं ये प्रदूषण वाला, हम हास्य कवियों की दिक्कत ये है कि घर में तो हमें इतनी फरमाइशों के कारण घराली नहीं रुकने देती और बाहर निकलो तो ये पराली नहीं रुकने देती। एक बारीक बात कर रहा हूं मैं आपसे कि मौसम दिल्ली का इतना खतरनाक हो गया है। देखिए बारीक बात है, आपका समर्थन चाहिए। मौसम दिल्ली का इतना खतरनाक हो गया है, इतना खतरनाक हो गया है कि बहुत से लोगों को तो अंतिम सांस लेने तक के लिए हवा नहीं मिल रही। बहुत अच्छा बेटी बाबा। और एक 10 अंतिम आधा मिनट की एक कविता। एक आप जानते हैं कि बड़े से बड़ा अपराध कर लेता है सीसीटीवी कैमरे के जमाने में भी, और उससे कहो कि तू अपराधी है तो वो कहता है कि अभी जांच चल रही है, आप मुझे अपराधी नहीं। इस बात को लेकर देखिए, महाधूर्त नेता से जब पूछा उसके कृत्यों को लेकर सवाल, महाअपराधी नेता से जब पूछा उसके अपराधों को लेकर सवाल, आप मुझे अपराधी नहीं कह सकते, अभी जांच चल रही है, कहकर गया टाल और जाकर बोला अपने बाप से, देखा बापू जांच का बहाना लगाकर किस तरह करता दिया चुपचाप से। बाप गलती से ईमानदार, बाप गलती से ईमानदार था, बोला तुम्हारी ये नेतागिरी बहुत खल रही है, मुझे बापू मत कहो, अभी जांच चल रही है। बहुत अच्छा, तालियां जोरदार होनी चाहिए। देखिए बारीक बारीक सी बातें किस तरीके से, आप सभी बुद्धिजीवी लोग हैं। बुद्धिजीवी आप जानते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आप जैसे होते ही हैं, वसुंधरा के शानदार जानदार श्रोता हैं। एक वो भी होते हैं जो फोटो स्टेट की दुकान पे जाते हैं, फोटो स्टेट कराते हैं, फिर ओरिजिनल से स्पेलिंग चेक करते हैं, कुछ गलत तो नहीं हो गया।